वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ई कैट प्रिपरेशन पर अपने लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें आज का पहला लेक्चर जो है वो आपके सामने आने वाला है। तो आज का जो पहला लेक्चर है उसमें मैं आपके सामने कुछ खास किस्म के MCQs लेके आने वाला हूँ, और जो बुक मैं आपको फॉलो करवा रहा हूँ वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। अगर किसी के पास कोई बुक मौजूद नहीं, किप्स वालों की बुक है, तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप वो बुक डाउनलोड करेंगे तो आपको यानी प्रिपरेशन करने में आसानी होगी। तो उसी से हम MCQs की यानी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे, जिसके लिए मैंने पहला MCQs आपके सामने लिखा है। तो पहले हम फर्स्ट ईयर की यानी कि जो सिलेबस की सीरीज़ है उसको मुकम्मल करेंगे, और फिर हम सेकेंड ईयर की सीरीज़ को। तो हम बगैर टाइम ज़ाया किए कुछ MCQs क्लियर करने वाले हैं, लेकिन कुछ ख़ास बातें भी मैं आपको साथ के साथ क्लियर करवाऊँगा, क्योंकि जो भी आपके इंट्री टेस्ट में MCQs आते हैं उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं, यानी वो लॉजिक्स होती हैं, वो ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे कि आपको MCQs में पजल कर दें। तो जैसे हर क्वेश्चन में कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होगी। तो अब आप यहाँ पर अगर देखें तो पहला यानी कि जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसी से अगर हम बात शुरू करें तो लिखा है फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z। अब यहाँ से देखें फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z, तो वो कह रहे हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप z उठा लें, इट इज़ ऑलवेज ट्रू, वो हमेशा, यानी वो ये नहीं कह रहे कि आपने ख़ास किस्म का कॉम्प्लेक्स नंबर उठाना है, वो कह रहे हैं कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठाएं, इट इज़ ऑलवेज ट्रू, वो हमेशा यानी सही होना चाहिए, वो हमेशा करेक्ट होना चाहिए, वो हमेशा राइट होना चाहिए। दैट कब होना चाहिए? मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z की स्टेटमेंट या तो इसके बराबर है, या तो इसके बराबर है, या तो इसके बराबर है, या तो इसके, यानी आपके सामने उन्होंने चार ऑप्शन दिए हैं और उनमें से आपने किसी एक पर टिक करना होगा। तो इन चार ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जिस पे आप टिक करेंगे? देखिए उन्होंने एक दिया हुआ है कि मॉड ऑफ z बार के मॉड के बराबर है, फिर उन्होंने दिया हुआ मॉड ऑफ z माइनस z के मतलब मॉड के बराबर है, तो एक बार उन्होंने दिया हुआ माइनस z के बार के मॉड के बराबर है, और एक बार उन्होंने लिखा है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज का मतलब है ये तीनों बातें सच हैं और ये तीनों बातें दुरुस्त हैं। तो अब आपको मैं एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि अगर आपको MCQ मिसाल के तौर पे समझ ना आया हो तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये डी ऑप्शन ही दुरुस्त होगा। 90% चांस होते हैं कि जब वो आपको ऑप्शन देंगे ऑल ऑफ दीज, इसका मतलब पीछे वाले तीन ऑप्शन वो ठीक कहना चाह रहे हैं और ये आंसर आपका दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा इसको ज़रा समझ लेना। अब आपके पास लिखा हुआ है मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z फाइंड करने से पहले आपको z के बारे में पता होना चाहिए। तो आप लिख लें z बराबर है a प्लस बी अयोटा, मतलब या अयोटा भी लिख सकते हैं या b अयोटा भी लिख सकते हैं। तो इसको ज़्यादातर इस तरह से लिखते हैं a प्लस अयोटा b, और यहाँ पर वो बता रहे थे कि वेयर जो a है वो भी बिलोंग्स टू रियल नंबर है और जो b है वो भी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और a जो है वो यानी कि होता है रियल पार्ट, और जो b है आपका वो आपके पास होता है इमेजिनरी पार्ट। यानी ये बातें आपने ज़हन में रखनी है कि इस पर a होता रियल नंबर है, लेकिन अगर इसको आपसे तो ये पूछते कि ये पार्ट कौन सा, आप कहेंगे रियल। b होता तो रियल नंबर है, लेकिन पार्ट कौन सा होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा। तो यहाँ से अब वो आपसे कहते हैं कि आपने मॉड ऑफ z के बारे में बात करनी है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉड ऑफ z होता क्या है। तो मॉड ऑफ z का मतलब होता है आपके पास रियल पार्ट का स्केयर और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो रियल पार्ट जो है वो आपका a है और प्लस इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपका b का स्केयर है, और इसका आपने लेना है स्केयर रूट। तो ये आपका यानी कि रिजल्ट है किसका? मॉड ऑफ z का। अब आप a का, b का और c का रिजल्ट चेक करें, क्योंकि ऑल ऑफ दीज की बात हो रही है ना, इसका मतलब तीनों ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर चेक करें कि जो z का बार होता है वो आपके पास होता है a प्लस का अयोटा b का, अपने आप इस तरह से लिखा है। तो a प्लस यानी अगर ये बार आया हुआ है तो बार का क्या काम होता है? अब ये कंजुगेट दिया जा रहा है, तो आपसे कोई अगर पूछ ले कंजुगेट क्या होता है, तो आपने कहना है, छोटी सी डेफिनेशन आपको बताऊंगा, MCQ में पूछा जा सकता है। तो आपने कहना है द रिफ्लेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो अब आपसे अगर कोई ये पूछ ले कि रिफ्लेक्शन, मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक एरो नजर आ रहा है, तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि x एक्सिस की रिफ्लेक्शन बनाएं आप, तो x एक्सिस की रिफ्लेक्शन आप क्या बनाएंगे? इस तरह बनाएंगे, ये नीचे, यानी इसकी रिफ्लेक्शन। अगर आप x एक्सिस को मतलब इस तरह से डील करें जैसे कि ये मिरर हो आपके पास, तो मिरर के लिए इस एरो का जो रिफ्लेक्शन है वो इसी तरह से बनेगा। तो अगर आप गौर करें, जब आप मिसाल के तौर पे यहाँ पर कोई सा भी पॉइंट आप लेते हैं, अगर उस पॉइंट को आप उठा के नीचे करते हैं
तो ये आपके पास जो क्वाड्रेंट है ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये आपके पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप गौर से देखें फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका जो एरो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि जो आपका एरो है उसकी रिफ्लेक्शन अगर एक्स एक्सिस अगर इस तरफ आप लेते हैं तो फिर वो आपका यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट से यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाना था। तो अगर आप गौर करें फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू चेंज होती है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है, तो जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो आपका y की कीमत चेंज होती है। तो y की कीमत चेंज होने का मतलब है अगर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है तो इसमें ये आपके पास x की कीमत होती है और ये आपके पास y की कीमत होती है। तो अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर बना के लिखें तो आप इस तरह लिखते हैं a, b, तो ये आपके पास ऑर्डिनेट होता है, एब्सिसा होता है, ये आपके पास ऑर्डिनेट होता है और दोनों को मिला के आप कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब आप गौर करें जब आप पहले क्वाड्रेंट से चौथे क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्ट करेंगे किसी भी एरो को तो उसमें से y की कीमत चेंज होगी, और यहाँ से जब भी किसी सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी एरो को शिफ्ट करते हैं तो सिर्फ y की कीमत चेंज होती है। तो इसका मतलब है जब भी आप कंजुगेट लेते हैं किसी का तो उसकी डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसका मतलब है कि सिर्फ y की कीमत चेंज होगी। तो y की कीमत यहाँ पर b है तो आप लिखेंगे a माइनस का आयोटा b, यानी आपने साइन चेंज कर देना है। तो पहले क्वाड्रेंट में y अगर पॉजिटिव होता है तो दूसरे में चौथे में वो क्या होगा नेगेटिव, और अगर दूसरे में वो पॉजिटिव होता है तो थर्ड में यानी तीसरे में वो क्या होगा नेगेटिव होगा, इसलिए आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब आप इसका मॉड लें जरा, तो यहाँ से आएगा a का स्क्वायर प्लस यानी माइनस b का भी आप स्क्वायर लें क्योंकि रियल पार्ट a है और इमेजिनरी पार्ट माइनस का b है। तो यहाँ से इस तरह आप लिख सकते हैं, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आप और से देखें जो आपने z बार का मॉड लिया है तो वो भी आपके पास वही आंसर आया है जो z का आंसर आया था, यानी कि ये आंसर दुरुस्त हो चुका है आपका। लेकिन अभी आपने जल्दबाजी नहीं करनी। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो जल्दबाजी में इसी को टिक कर देते हैं कि यही आंसर दुरुस्त है, हो सकता है ये भी आपका राइट आंसर हो, तो फिर आपने जल्दबाजी नहीं करनी। अब हम क्या करते हैं, क्या ये ऑप्शन भी ठीक है, अगर ये भी ठीक हुए तो आपने ऑल ऑफ दीज पे टिक करना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर इसको अब रेस कर दें, जो पहला आपने यही कर लिया। अब हम दूसरे को प्रूफ करते हैं, यानी माइनस का जी निकालें पहले। तो जी आपके पास है, पहले वो चाहते हैं कि आप इसको देखें। अगर आपके पास जी मौजूद है a प्लस बी अयोटा, तो माइनस जी का मतलब होगा माइनस a माइनस अयोटा b, इस तरह से होगा आपके पास। तो आप इसका वो कहते हैं मॉड ले लें आप, तो इसका जब आप मॉड लेंगे तो ये होगा माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस इंटू माइनस b का b होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और इस तरह से फिर से सेम आंसर आया। इसका मतलब है कि ये भी आंसर आपका जो है वो राइट आंसर है। अब आप थर्ड वन को चेक करेंगे, तो थर्ड वन के लिए माइनस जी का बार लेना है आपने और फिर मॉड लेना है। तो माइनस जी आपके पास आ चुका है, अब आप इसका बार ले लें जरा। तो जब आप इसका बार लेंगे माइनस ए माइनस अयोटा बी का जब आप बार लेंगे तो इसने सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब y की वैल्यू को चेंज करना है, तो ये वैल्यू चेंज होगी। तो फिर देखेंगे क्या होगा, माइनस ए प्लस अयोटा बी और फिर ये आपके पास माइनस जी, इस तरह से। अब आप इसका मॉड ले लें जरा, तो माइनस जी का बार और इसका मॉड, तो जब आप इसका मॉड लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस बी का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और अगर आप गौर करें तो ये भी आंसर आपका सेम आने वाला है। तो ये देखें 1 2 3 तीनों ऑप्शन अगर आपके सेम आए तो आप किस पे टिक करेंगे, डी पे। और एक बात का आपने ख्याल रखना है, जो बुक मैंने आपको बताई है उसमें जो कीज दी हुई है मतलब एक MCQs की, उनमें बहुत सी मिस्टेक है, बल्कि तकरीबन वो गलत की दी हुई है, तो वो आपने उसको फॉलो नहीं करना। जो मैं आपको टिक लगवा रहा हूँ इसको आपने ध्यान से देखना है और यही आपके दुरुस्त आंसर होंगे। तो पहला MCQs हमने किया जिसमें मैंने डी पे टिक करवाया। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है, जिसकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा हुआ है इफ z1 एंड z2, ये आपके पास यानी दो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर और एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन तो फिर क्या होगा,
कौन सी स्टेटमेंट ये, यानी कि 4 किस्म की स्टेटमेंट आपको, यानी कि साइड है एक ट्राइंगल अगर आप बना लें जिसको आप इस तरह बनाते हैं कि एक उसकी साइड Z1 है और एक उसकी साइड मिसाल के तौर पे यहाँ पर Z2 है, तो आपको पता है जो इसका रिजल्टेंट होगा तो वो क्या होने वाला है, Z1 प्लस Z2। तो अब ये आपके पास यानी एक ट्राइंगल शेप मैंने बना दी है। तो अब आप इतना जानते हैं कि अगर इसका मैं नाम रख दूँ A B C, तो आप जानते हैं कि AB प्लस BC ग्रेटर देन होगा किससे, AC से। तो अगर मैं यूं कह दूं कि AB और प्लस का BC इज ग्रेटर देन होगा AC, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल की दो साइडों का सम हमेशा ग्रेटर देन होता है उसकी थर्ड साइड से। ये डेफिनेशन है आपके पास। तो यहाँ पर असल में बात हो रही है लेंथ की, लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ BC और लेंथ ऑफ AC। तो इस तरह से लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन AC। तो फिर AB को आपने किसके बराबर कहा हुआ है, Z1। तो BC को आपने किसके बराबर कहा हुआ है, BC को। तो BC को आपने कहा है Z2 और AC को आपने किसके बराबर कहा हुआ है, Z1 प्लस Z2। ये एक रिजल्ट है। अब आप जल्दबाजी करेंगे तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, क्या आप कहेंगे कि Z1 प्लस Z2, अगर इसको मैं घुमा के लिखूँ इस तरह से, ये Z1 प्लस Z2 ये लेस देन जो है मिसाल के तौर पे ग्रेटर देन है, तो अगर आपने इसको पहले लिखना है तो ये लेस देन बन जाएगा, तो ये इस तरफ आ जाएंगे Z1 प्लस का Z2। लेकिन ये स्टेटमेंट अभी मुकम्मल नहीं हुई, कई स्टूडेंट जल्दबाजी में इस पर टिक कर देते हैं। मसला ये कि अगर आपके पास AB और जो AC साइड है ये अगर मिसाल के तौर पे आपके पास पैरेलल हो जाए, AB अगर ये साइड यूं होती AB और ये देखें जरा BC, तो जो आपके पास AC है तो वो गौर से देखें। अब अगर आप बोलेंगे AB प्लस BC, यहाँ पर देखें जरा A से B तक का फासला और B से C तक का फासला क्या बराबर नहीं हो जाता, A से C तक का फासला। अगर A से B तक 3 सेंटीमीटर है और B से C तक भी 3 सेंटीमीटर है, तो क्या A से C तक 6 सेंटीमीटर नहीं हो जाता, इसका मतलब वो इक्वल हो जाएगा किसके, A से C। तो अगर आप अब बात को देखें तो यहाँ पर AB किसके बराबर है, हमने जैसे पहले कहा है Z1 Z2 और A से C जो है वो Z1 प्लस Z2। तो अब आप फिर से यहाँ पे कीमतें पुट करें तो AB की जगह Z1, BC की जगह पे Z2 और इसकी जगह पे आपके पास Z1 प्लस का Z2। तो देखें ये रिजल्ट यानी कि लेस देन भी होता है और हमने देखा इक्वल भी होता है। तो यहाँ पर दूसरा रिजल्ट जो आपके पास आया है वो लिखते हैं इक्वल भी है। तो इसका मतलब इन दोनों को आप कंबाइन करें तो लेस देन और इक्वल, तो जहाँ पे लेस देन और इक्वल आएगा वहाँ पर आपने इसको टिक करना है। ये वजह मैंने आपको बता दी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसको फॉलो करें और ध्यान से आपने टिक करना है। कई स्टूडेंट जल्दबाजी में यहाँ पर इस ए पे टिक करके अपना सारा क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इनमें से कोई एक स्टेटमेंट ऐसी है जो आपके लिए जिस पे आप टिक करेंगे। तो अब यहाँ से अगर आप डायरेक्ट टिक करना चाहते हैं तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त है, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट कैसे राइट यानी स्टेटमेंट बनती है। तो इसका वैसे तो ये थ्योरम है, अगर वो थ्योरम हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन डायरेक्टली मैं आपको शॉर्ट सी बातें बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी एक, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका एक उसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एक Z1 Z2 are two complex number, देन तो फिर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू होगी आपके सामने, Z1 प्लस Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 का बार प्लस Z2 का बार। इसी तरह से लिखा हुआ है Z1 Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 Z2 का बार, और यहाँ पर लिखा हुआ है Z1 Z2 का जो मॉड है आपके पास वो दोनों के मॉड के यानी कि सेपरेट कर देने से फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल ऑफ दीज। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है तो वो ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा।
90% चांस होते हैं इसके ठीक होने के। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये तीनों ऑप्शन जो है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए दुरुस्त है या नहीं। असल में ये तीन जो है वो छोटे छोटे थ्योरम्स और छोटे छोटे डिफाइने हैं जो आपके सामने प्रूफ की गई हैं। तो इनसे बात शुरू करते हैं। प्रूफ करने पड़ेंगे आपको ये बी और ये सी, मतलब ए बी सी तीनों पार्ट। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। आप पहले लिखें कि Z1 जो है वो आपके सामने है A1 प्लस B1 आयोटा एंड Z2 जो है वो बराबर है A2 प्लस B2 आयोटा, इस तरह। तो फिर लिखा हुआ इनका सम करें पहले आप। तो Z1 प्लस Z2 सम कर दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 और यहाँ से हो जाएगा प्लस B1 प्लस B2 और साथ में है आयोटा। तो फिर आपने क्या करना है, बार लेना है इसमें। तो बार लेने से आयोटा वाली वैल्यू का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो फिर आप यहाँ पर लिखेंगे A1 प्लस A2 माइनस का B1 प्लस B2 आयोटा। तो अब मज़ीद सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, A1 ये माइनस इसको मिलेगा और साथ आयोटा इसको मिलेगा। तो इसका मीन लिख लेते हैं कि माइनस B1 आयोटा एक हिस्सा यहाँ पर और A2 प्लस के बाद और माइनस का B2 आयोटा। अब आप जानते हैं कि ये माइनस है, तो अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ A1 प्लस B1 आयोटा और इस पर अगर मैं बार लगा दूँ तो ये बार जो है वो अगर आप गौर से देखें फिर से इस प्लस को वो माइनस कर सकता है। और यहाँ से भी आप इसको लिख सकते हैं A1 प्लस B2 आयोटा और ये जो माइनस को आपने प्लस किया तो आपको यहाँ पे बार लगाना पड़ेगा। तो ये जो है आपके पास ये हो जाएगा, बार को छोड़ने ये जो लिखा हुआ है ये है Z1 जैसा कि आपको यहाँ से नजर आ रहा है। तो Z1 और ऊपर जो है आपके पास बार लगा हुआ है और प्लस यहाँ से ये आपके पास है Z2 और ऊपर आपके पास बार लगा हुआ है। इस तरह से आपने पहली स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया। अब हम सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को भी प्रूव करते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट है। तो अब हम इसका बी पार्ट जो है उसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है Z1 और क्योंकि Z1 Z2 की बात है तो इनको मल्टीप्लाई करना है आपने। तो यहाँ पर आप दो Z1 Z2 रख लें अपनी मर्जी के, A प्लस B आयोटा एंड Z2 जो है वो आप रख लें C प्लस D आयोटा, जो चाहे आप उसको अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों को आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, Z1 Z2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें यानी A प्लस B आयोटा मल्टीप्लाई बाय C प्लस D आयोटा। तो A को C से मल्टीप्लाई करें AC और A को D से मल्टीप्लाई करें AD आयोटा, B को इसके साथ मल्टीप्लाई करें BC आयोटा और B को D से करें आयोटा 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 इसके जो कि -1 बना देगा। ये हो जाएगा BD AC माइनस का BD इस तरह। और इन दोनों में से आप आयोटा को कॉमन ले सकते हैं। ये जो दोनों है आपके पास इनमें से आप आयोटा को कॉमन लें तो ये आपके पास बनेगा AD प्लस का BC, यानी ये आपके पास आ गया रिजल्ट Z1 प्लस Z2 का। अब आप इसके ऊपर लें बार और इस पूरे के ऊपर भी लें बार। तो ये जो बार है ये इस साइन को क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो ये हो जाएगा Z1 Z2 इज इक्वल टू AC माइनस का BD, ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा AD प्लस का, यानी कि यहाँ से आप कर सकते हैं BC। तो ये आपका पहला रिजल्ट आ चुका है, इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपने पहला रिजल्ट जो है वो बना लिया। अब आप यहाँ से इसकी राइट साइड पे आएंगे तो ये जो राइट साइड है इस पर U लिखा हुआ है, यानी Z पे बार अलग और Z2 पे बार अलग से। तो सबसे पहले आप Z1 का बार लें जो कि हो जाएगा, यहाँ से देखें ये आपके पास Z1 है तो इसका बार लेंगे तो ये हो जाएगा A माइनस B आयोटा और Z2 का बार लेंगे तो हो जाएगा C माइनस D आयोटा। अब इनको आप आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 Z2 दोनों का अलग से बार लिया हुआ है आपने। तो मल्टीप्लाई करने के लिए A माइनस का B आयोटा और यहाँ से आपके पास है C माइनस का D आयोटा। तो A को C से मल्टीप्लाई करें, फिर A को D से मल्टीप्लाई करें और फिर B को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, BC आयोटा
और फिर ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, और बी बी से जो है वो बी डी हो जाएगा, और अयोटा 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 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए सी। अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 बनाएगा, तो ये हो जाएगा बी डी, और इन दोनों में से आप माइनस और अयोटा को कॉमन ले लें, तो ये आपके पास बचेगा ए डी माइनस का बी सी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ए सी माइनस का बी डी, तो ये नहीं, ये आपके पास बना हुआ है जी1 जी2 बार, ये आपके पास प्लस में है। तो अब जो आपके पास आंसर आया, इसी को आप इक्वेशन नंबर 2 बोलें, और आप कंपेयर करके देखें फ्रॉम 1 एंड 2, यानी ये इक्वेशन नंबर 1 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। इसकी आप लेफ्ट राइट साइड देखें और इसकी आप राइट साइड देखें, तो ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो अब आपके पास है सी पार्ट, इसको प्रूव करते हैं। तो अब हम इसका सी पार्ट जो है वो प्रूव कर देते हैं। इसमें लिखा हुआ है जी1 जी2 का मॉड लेना है आपने, तो पहले आप जी1 जी2 लिख लें, यानी ए प्लस बी अयोटा और सी प्लस बी अयोटा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इन दोनों का आपने मॉड लेना है, यानी जी1 और जी2 का मॉड लेने का मतलब, आप इसका मॉड लेना चाहते हैं तो मॉड लेने से पहले इनको आप मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब है रियल पार्ट अलग कर लें और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि आपका आंसर आएगा ए सी माइनस का बी डी, क्योंकि इसका पिछला पार्ट है उसमें भी हमने ये काम किया था, और यहाँ से आपके पास आएगा ए डी और प्लस का बी सी, ये यानी कि आपका रिजल्ट आएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जी1 और जी2 इस तरह से। अब इसका आपने लेना है मॉड, तो अगर आप दोनों तरफ मॉड अप्लाई कर दें, तो मॉड अप्लाई करने से क्या होगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर और इन सब का स्क्वायर रूट, तो यानी कि ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा प्लस ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप लिखें ए का स्क्वायर माइनस 2 ए सी और यहाँ से बी डी जो भी आप लिखना चाहते हैं, और प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ से भी फार्मूला लगाएं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2, असल में ये 2 ए बी सी डी बन रहा है, और प्लस का बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इस पर भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, पहली कीमत पे ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर, और इन सब का स्क्वायर होता है। यहाँ पर कुछ कट्स है आप देख सकते हैं, तो बाकी जो बचा है उसको ज़रा तरतीब दे देते हैं। आपके पास बचा है ए का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, और यहाँ पर देखें आपके पास बचा है ए का स्क्वायर और डी का स्क्वायर, तो आप इन दोनों में से ए का स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये बचेगा सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, और बाकी जो आपके पास बच रहा है डी का स्क्वायर डी का स्क्वायर और यहाँ बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, इन दोनों में से आप डी का स्क्वायर कॉमन ले लें, तो आपके पास बचेगा सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। अब आप डी कॉमन ले लें, जरा ए का स्क्वायर यानी ये सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर जब आप कॉमन ले लेंगे, यानी फाइनली आपके पास फैक्टर बन जाएंगे इस तरह से। अब आपके पास इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ, आप इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो इसको आप लिख सकते हैं ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इसको आप लिख सकते हैं सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये आपके पास जी1 का मॉड है और ये आपके पास जी2 का मॉड है। तो देखें आपने यहाँ से स्टार्ट किया था चलना और आप यहाँ पे पहुँच गए, इसका मतलब इसका भी हमने प्रूफ कर दिया है। इस तरह से ये शुरू के 3 एमसीक्यूज थोड़े से लेंथी थे जिनको प्रूफ करना पड़ा, अब जितने भी एमसीक्यूज आएंगे उन्हें हम जल्दी से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए चलिए नेक्स्ट एमसीक्यूज में। तो अब आपके सामने इसका क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, द नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ये देख सकते हैं आप p बाई क्यू, और दूसरी बात है p और q दोनों जो है वो इंटीजर से लिए गए होने चाहिए और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब आपको इस तरह से बात की जा रही है और आपको पता होना चाहिए कि जो इंटीजर होते हैं आपके पास वो होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन, इस तरह से। तो वो कह रहे हैं कि आपकी जो भी फॉर्म इस तरह से लिखी जाएगी
तो ये जो P है इसका ताल्लुक भी यानी Z से होना चाहिए और Q का ताल्लुक भी Z से होना चाहिए, लेकिन जो Q है वो 0 नहीं हो सकता। ये 2-3 बातों का आपने ख्याल रखना है। और वो कहते हैं कि ये जो अब ये डेफिनेशन बहुत मशहूर है, पहले से स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हैं कि ये आपके पास रैशनल नंबर जो है उसकी डेफिनेशन बनती है। तो ये याद रखें कि ये जो लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पे कैन, अगर यहाँ पे लिखा होता कैन नोट, अगर यहाँ पे नोट लिखा हुआ आ जाए तो फिर ये आपके पास रैशनल से इरैशनल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया था, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें यहाँ पर नोट लिखा हुआ है तो आपने उस पर इरैशनल पे टिक करना है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डेसिमल विच हैज ओनली फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। अब जो डेसिमल पार्ट होता है वो क्या होता है, कोई भी वैल्यू जो आपके पास लिखी है 2.345, यहाँ पर कुछ भी आप नंबर लिख सकते हैं। ये जो पॉइंट के बाद डिजिट है आपके पास 1, 2, 3, अगर इनको आप काउंट कर सकते हो तो इसका मतलब है कि ये जो आपके डेसिमल है ये फाइनाइट है। तो जैसे पॉइंट के बाद आपको नजर आ रहा है 3 डिजिट मैंने लिखे हैं, अगर आप इसको काउंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं ये कितने हैं, तो इसका मतलब ये फाइनाइट है। और इसी फाइनाइट को हम जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब है पॉइंट के बाद आने वाले डेसिमल रुक जाते हैं या वो ब्रेक लगा देते हैं, तो यहाँ फिर आप उनको काउंट कर सकते हैं। उनको हम काउंटेबल कह सकते हैं, उनको हम फाइनाइट कह सकते हैं, उनको हम महदूद कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग कह सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल उन डेसिमल्स को कहते हैं पॉइंट के बाद आने वाले डिजिट्स अगर काउंटेबल हों तो फिर वो क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस तरह से आप यहाँ पे ए पे टिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके सामने लिखा हुआ है डेसिमल इन विच 1 और मोर, इसका मतलब भी आपको समझना है। और उसके बाद लिखा हुआ है 1 और मोर डिजिट्स जो है आपके पास वो कह रहे हैं रिपीट करेंगे। तो अगर रिपीट करेंगे तो इनडेफिनेटली इन इट्स डेसिमल पार्ट। अब वो उसके डेसिमल पार्ट की बात कर रहे हैं। इस कार्ड ये जो डेसिमल पार्ट लिखा हुआ है इससे आपने क्लियर करना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है, पीरियोडिक डेसिमल है, इनफाइनाइट सेट है और रिपीटेड नंबर है। इतना आपने याद रखना है क्योंकि डेसिमल पार्ट की बात हो रही है। तो आपके आंसर में ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि अगर डेसिमल पार्ट की बात हुई है तो आपके आंसर में डेसिमल का जिक्र होगा। तो यहाँ से आपने मतलब कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये नंबर्स हैं, नंबर्स में और डेसिमल में फ़र्क होता है। जैसे आपके पास है 2, 3, 4, ये कोई नंबर है 2, 4, 5, ये नंबर्स की बात हो रही है। लेकिन जब आपके पास लिखा होता है 2.3, 4, 6, 7, 8, तो ये जो पॉइंट के बाद वाले नंबर होते हैं इनको हम डेसिमल कहते हैं। तो डेसिमल पार्ट की बात हो रही है, तो डेसिमल पार्ट में आपने डेसिमल में जवाब देना है उनको। तो इसका मतलब या तो ए होगा या तो बी होगा। अब होगा कौन सा उस पर क्लियर करें। कई स्टूडेंट रिपीटेड नंबर पे टिक करके गलती कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने रिपीट का जिक्र किया है। लेकिन वो जो रिपीट का जिक्र कर रहे हैं वो कह रहे हैं 1 और मोर डिजिट्स। जो डिजिट्स हैं आपके वो कौन से, डेसिमल पार्ट वाले हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपके डिजिट्स रिपीट करते हैं तो रिपीट का मतलब यहाँ पर रिक्यूर भी होता है, रिक्यूरिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल और पीरियोडिक डेसिमल, ये तीनों एक ही बातें हैं। किस तरह से आपने पीरियोडिक डेसिमल में यहाँ टिक करना है, इस तरह से आपका जो आंसर है वो बी पे लगेगा। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है जिसमें लिखा है एवरी रिक्यूरिंग। तो मैंने आपको बताया जो रिक्यूरिंग लफ्ज है इसका एक और मतलब रिपीटिंग भी है और इसको आप यानी पीरियोडिक भी कहते हैं, यानी रिक्यूरिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल और पीरियोडिक डेसिमल, ये तीनों एक ही बातें, ख्याल रखना है आपने। तो रिपीटिंग का क्या मतलब है, जैसे 2.333 इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये अगर रिपीट कर रहे हैं तो ये हमेशा रैशनल नंबर होगा। तो अगर ये 2.333 अप टू सो ऑन चलता रहे, अगर ये फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, लेकिन अगर ये रिपीट करता है तो हमेशा रैशनल होगा। याद रखें कि ये फाइनाइट हो या फिर इनफाइनाइट हो, लेकिन अगर ये रिपीट कर रहा है तो फिर ये हमेशा जो है ऑलवेज रैशनल। अगर रिपीट कर जाए तो ऑलवेज रैशनल।
अगर फाइनाइट हो और इनफाइनाइट हो, इन दोनों से फर्क नहीं पड़ता। अगर वो रिपीट कर जाता है तो फिर वो हमेशा क्या होगा, आपके पास रैशनल नंबर होगा। इसका एक और पार्ट है नेक्स्ट, वो पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ कंसेप्ट देता हूँ, फिर हम उस पर डायरेक्ट टिक कर देंगे। उस पर आपके सामने ये बुक आपके पास है, आप उसको चेक करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करें, जो 9 में लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। वो कह रहे हैं ना तो वो टर्मिनेट, ये टर्मिनेट ना होने का मतलब है वो फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। तो वो कह रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग, वो कह रहे हैं ना वो टर्मिनेट हो रहा है यानी ना वो फाइनाइट है और ना ही वो रिपीट कर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में वो इर्रेशनल नंबर होता है। याद रखें इर्रेशनल नंबर सिर्फ एक सूरत में होता है, वो ना रिपीट करे और ना वो टर्मिनेट हो। जिस तरह मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ, यूँ लिखा है 4.5321 और अप टू सो ऑन। अब पॉइंट के बाद वाले नंबर ना तो आप काउंट कर सकते हैं, ना ये रिपीट हो रहे। अगर काउंट ना कर सकते लेकिन रिपीट हो जाते फिर भी मसला नहीं था, फिर भी हम इसको रैशनल कह सकते थे। लेकिन अब ये मिसाल के तौर पे ना ये काउंट हो रहे हैं और ना ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, इर्रेशनल। इस तरह आपका 8 और 9 पार्ट हो चुका है। अब हम इसका 10 क्वेश्चन चेक करें। तो आपके सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 5.333। उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, जाहिर है ये रैशनल नंबर है, इस पर हम बात कर चुके हैं, इसलिए सिर्फ मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा है रूल से। उन्होंने आपसे जो पूछा है उसका जवाब आपने देना है रैशनल। उसकी वजह ये कि जो पॉइंट के बाद नंबर है वो इनफाइनाइट तो ज़रूर है, लेकिन वो क्योंकि रिपीट कर रहे हैं इस वजह से वो रैशनल नंबर होंगे। तो यहाँ पे आप रैशनल पे टिक कर सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो है उनको चेक करने वाले हैं। तो ये उन्होंने आपसे 11 और 12 क्वेश्चन में 2 बातें पूछी। उन्होंने पूछे पाई जो है वो रैशनल है या इरैशनल है, और 22 डिवाइडेड बाय 7 जो है वो रैशनल है या इरैशनल है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि पाई और 22 डिवाइडेड बाय 7 एक ही तो बात है, अलग क्या है इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 11 है और ये क्वेश्चन नंबर 12 है। लेकिन ये याद रखें कि पाई जो है वो कभी भी 22 डिवाइडेड बाय 7 के बराबर नहीं होगा। जो पाई है वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर है 22 डिवाइडेड बाय 7 के। तो ये इक्वल नहीं है, जिसको आप यानी अगर आप इसको इक्वल बोलने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में फ़र्क है। अप्रोक्सीमेशन ज़रूर है लेकिन इक्वालिटी नहीं है। तो 5 जो है ये आपके पास इरैशनल नंबर में आता है। उसकी वजह ये कि पाई जो है उसकी कीमत है 3.14122341 अप टू सोन, और ये कभी भी रुकती नहीं है। पॉइंट के बाद जो नंबर आपके पास आते हैं वो ना तो रिपीट करते हैं ना वो टर्मिनेट होते हैं। तो ना आप उनको काउंट कर सकते हो ना आप उनको रिपीट करवा सकते हो, तो वो जो है इरैशनल होगा। लेकिन 22 डिवाइडेड बाय 7 जो है ये तो शर्त पूरी कर रहा है, p/q दोनों इंटीजर हैं आपके पास और q इसमें 0 भी नहीं है और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखे गए। तो वो जो है इसका जवाब आपने रैशनल देना है और पाई का जवाब आपने इरैशनल देना है। कंफ्यूज नहीं होना आपने, तो इसको आपने जहन में रखना है। ये कंफ्यूज करने के लिए दोनों क्वेश्चन इकट्ठे पेपर में भी आ सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज का लेक्चर जो है वो यहाँ तक रखा है। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको प्रूव करने में काफ़ी टाइम लग गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।